हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी प्रोटीन्स पर, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। तो ये दो वीडियोस पूरे प्रोटीन वाले चैप्टर को कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने लिपिड्स और फैटी एसिड्स के बारे में देखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जा करके लिपिड्स के फैटी एसिड्स की वो वीडियो देख लें। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट आर प्रोटीन्स, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोटीन्स आर macromolecule made up of monomers called amino acids. Amino acids are the building blocks of the proteins. यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो होता है मैक्रोमोलिक्यूल, होता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है ना। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी मोनोमर्स के द्वारा बने होते हैं। इसके द्वारा मोनोमर्स, मोनोमर्स वो यूनिट है जिसके द्वारा इस पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जैसे कि प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और एक पॉलीमर है, जिसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर होता है अमाइनो एसिड्स। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग जो है क्या है, ये एक बिल्डिंग पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन ये बिल्डिंग जो है बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक्स जो होती है, ईंटें जिनको बोल देते हैं, उसके द्वारा बनी हुई है। तो पूरी बिल्डिंग जो है वो एक पॉलीमर है और उसकी ब्रिक्स जो है वो क्या है, ईंटें, ठीक है। मतलब उसकी जो मोनोमर्स है वो क्या है, ब्रिक्स, ईंट जो होती है। तो इसी तरीके से अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड के रिपीट होने से होती है, ठीक है ना। वो अमाइनो एसिड की संख्या होती है 20। ये 20 अमाइनो एसिड्स रिपीट हो करके प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी वजह से क्या बोला जाता है, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पूरी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल consisting of one or more long chain of amino acid linked together by the peptide bonds. अमाइनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं, एक लाइनर फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। किस बॉन्ड्स के द्वारा, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड एक लीनियर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अटैच होते चले जाते हैं, जिससे वो क्या बना लेते हैं, पेप्टाइड चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स की चेन को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट है, a protein is a macronutrient, is present in all living beings and is directly involved in various metabolic pathways. बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स माना जाता है वो प्रोटीन्स को माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी और अदर एनिमल या प्लांट हो। और इसकी कई फॉर्म होती हैं, और ये सारी की सारी फॉर्म जो है वो क्या करती है, मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है, उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती है वो एंजाइम्स बनाती है, और एंजाइम्स जो है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन्स जो है वो हमारी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का काम भी करती है। तो
ओवरऑल बॉडी जो होती है उसको बहुत सारी नीड होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होती है। Proteins are species specific and unique to each organism. Similarly, these are also organ specific in that the proteins of the brains are different from those in the muscles. Proteins जो होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना, मतलब एक स्पीसीज के लिए अलग प्रोटीन्स होंगी, दूसरी स्पीसीज के लिए अलग प्रोटीन्स होंगी, और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि जो प्रोटीन्स ह्यूमन में वर्क कर रही है वही प्रोटीन जो है इसमें प्लांट्स में वर्क करेंगे। प्लांट्स की प्रोटीन्स अलग होंगी, ह्यूमन्स की अलग होंगी। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करती है, वेरी करती है। दूसरी चीज, एक ही ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन होते हैं वहां पर जो प्रोटीन्स फंक्शन प्ले करती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कोई प्रोटीन्स अगर मसल्स में है तो उसका काम अलग होगा, और कोई प्रोटीन्स ब्रेन में है तो उसका काम अलग होगा, ठीक है ना। प्रोटीन्स के जो फंक्शन होता है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर ही और प्रोटीन फोल्डिंग के आधार पर ही प्रोटीन का फंक्शन जो है वो डिसाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड and the properties of protein molecule is a functions of amino acid present। अभी जो मैंने बताया, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, अमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो नेचर में मोर देन 300 अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें से 20 अमाइनो एसिड्स जो है वही सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। और इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो को क्या, 20 अमाइनो एसिड क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मतलब जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं उन सभी अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और उनकी संख्या कितनी होती है, 20। यही 20 अमाइनो एसिड रिपीट हो करके प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है plants can synthesize all amino acid necessary to make proteins whereas animals cannot। मतलब जितने भी अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स के लिए रिक्वायर होते हैं वो सभी अमाइनो एसिड्स प्लांट्स के द्वारा जो है सिंथेसाइज कर ली जाती है, लेकिन एनिमल में सभी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते। इसी बिहाफ पर जो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो टाइप में अमाइनो एसिड को डिवाइड कर दिया गया है। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में मतलब एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाए जाते हैं। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हम अपने फूड के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा कंप्लीट करते हैं। और ये फूड और जो न्यूट्रिशन जो होता है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सारे अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं जबकि एनिमल्स नहीं। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड that are formed between the NH2 group of amino acids to the COOH groups of another amino acids। प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें हमने अमाइनो एसिड का जिक्र किया था उसमें दो हमने बताया था अमाइनो एसिड के पास दो फंक्शन ग्रुप होते हैं। एक तो होता है NH2 जिसको क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, COOH को, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से COOH ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से H ग्रुप निकल जाता है और क्या बना देता है, H2O बना देता है, ठीक है ना। तो जब दो अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, पहले अमाइनो एसिड का NH ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के CO ग्रुप के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है जिस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रोटीन्स आर आल्सो टर्म्ड पॉलीपेप्टाइड एज दे लॉन्ग
as they are long chain of amino acid connected by the peptide bonds. अगर अमाइनो एसिड की चेन ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसको हम पेप्टाइड चेन बोलते हैं, अगर पेप्टाइड चेन की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उस चेन का नाम दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें अमाइनो एसिड की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स देखते हैं। ए पेप्टाइड इज अ शॉर्ट chain made up of amino acid which together with other peptide form a protein। ठीक है ना, पेप्टाइड क्या होती है? अमाइनो एसिड की एक चेन होती है जो कि किसी दूसरी पेप्टाइड के साथ मिलकर के क्या बनाती है? प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है। पेप्टाइड चेन आर फॉर्म्ड व्हेन 2 or more amino acid are connected to each other by the peptide bonds। पेप्टाइड चेन कैसे बनती है? जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट रखा है पेप्टाइड चेन कैन हैव ए फ्यू एज 2 अमाइनो एसिड लॉन्गर पेप्टाइड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड हैव 50 to 100 अमाइनो एसिड्स। अगर कोई दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेप्टाइड चेन। और अगर अमाइनो एसिड की संख्या कितनी 50 to 100 हो जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, नेक्स्ट है पेप्टाइड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पेप्टाइड। पेप्टाइड आर two amino acid are termed dipeptide, where peptide have more than 10 amino acid called polypeptides। पेप्टाइड को कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और पार्टिसिपेट्स। अगर 2 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड बोल देते हैं, और अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। The peptide bond formed in proteins in a special type of amino bonds that exist between two molecules, where alpha carboxylic group of one molecule is combined with the alpha amino group of another molecule। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो कि फर्स्ट कार्बन के, जैसे माने ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बीच में और सेकंड कार्बन के अमाइनो ग्रुप्स के बीच में बनता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और अमाइनो ग्रुप से H आपस में रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं H2। ठीक है, और यही क्या होती है? यही प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। द रिजल्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज दस कॉल्ड पेप्टाइड्स। जो चेन बन जाती है, ये जो आपको चेन दिख रही है, इस चेन को ही क्या बोलेंगे? इस चेन को ही बोलेंगे पेप्टाइड चेन। ठीक है ना, इसमें ये डायग्राम में दिखा रखा है। सबसे पहले ग्लाइसिन, फिर आइसोल्यूसिन, वेलाइन। तो ये अमाइनो एसिड की क्या है? एक चेन है जिसमें एक अमाइनो एसिड जो है आपस में सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, और इस चेन को क्या बोला जाएगा? पेप्टाइड चेन बोला जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड वेयर मोर देन 10 अमाइनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? एक अमाइनो एसिड की चेन होती है जिसमें 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है। नेक्स्ट है वन और मोर पेप्टाइड चेन लिंक टुगेदर फ्रॉम ए प्रोटीन। प्रोटीन में जो है एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। वन हैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड have a free amino group called the amino terminal and terminal, where the other end has the free carboxylic group called the carboxyl terminal or C terminal। जब यहाँ से अमाइनो एसिड जुड़ना स्टार्ट हुआ है, ये अमाइनो एसिड 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 है, ये अमाइनो एसिड, जैसा मैं प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है अमाइनो एसिड का, ये ग्रुप होगा अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप एक तरफ तो ये फ्री है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, क्योंकि मानो अगर हम इस अमाइनो एसिड की बात करते हैं, अगर हम इस वाले अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो इसके
अमाइनो ग्रुप ने इधर बॉन्ड बना रखा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने इधर ग्रुप बना रखा है, लेकिन इस अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है उसने इधर कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, और इसके अमाइनो एसिड के इस ग्रुप ने इधर कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। तो इसको बोला जाता है एन टर्मिनल और इसको बोला जाता है सी टर्मिनल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इधर अमाइनो ग्रुप खाली है इसलिए इसको एन टर्मिनल बोल दिया, और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री है, इसको सी टर्मिनल बोल दिया। नेक्स्ट है the sequence of amino acid in polypeptide is determined by the codons present in the messenger RNA, which RNA from which of polypeptide is translated। अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस की बात देखोगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एक क्या है, एक स्टेप है जो कि तुम्हारा एक इंटरकनेक्टेड स्टेप है। सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन, उसके बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाती है डीएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोडॉन्स की हेल्प से आरएनए में इंफॉर्मेशन जाती है, और आरएनए से कोडॉन्स की हेल्प से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन जाती है। ये 4 कोडॉन्स होते हैं जो कि आपको जेनेटिक कोड टेबल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? कोडॉन्स। यही इनकी संख्या होती है 64 कोडॉन्स। कितने होते हैं बेटा? 64 कोडॉन्स। ये 64 कोडॉन से क्या बनाते हैं? ये 64 कोडॉन से क्या बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है ना? तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग किस पर डिपेंड करेगी? 64 कोडॉन्स पर। ये 64 कोडॉन्स कहां से आए? ये 64 कोडॉन्स आते हैं आरएनए से, और आरएनए में कहां से आते हैं? डीएनए से। तो ये एक सीरीज है, प्रोसेस ऑफ सीरीज है। ठीक है, the sequence of codons in mRNA is turned independent on the nucleotide sequence in the DNA molecules। हाँ, वो जो मैंने बताया है कि जो आरएनए में जो कोडॉन्स का सीक्वेंस होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स के द्वारा। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड के द्वारा, और उसके द्वारा आरएनए के द्वारा, और आरएनए में डीएनए के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। द रिलेशनशिप ऑफ प्रोटीन्स विद द वाटर इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? प्रोटीन्स जो है वो वाटर के साथ क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड largely on the interactions of peptide bonds with the water through hydrogen bonds। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो पेप्टाइड चेंज होती है वो क्या करती है? वो वाटर के साथ जो है क्या करती है? एक बॉन्ड बना लेती है, जिसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो formed between protein alpha and beta structures and water। The protein which स्टेट बॉल इज मोर सॉल्युबल देन द हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन जो वाटर के साथ प्रोटीन डिसॉल्व होता है वो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं वो किसके साथ बनते हैं? अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर से। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और जो प्रोटीन्स जो है वो क्या करता है? स्टैटिक बॉल्स के फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रखा एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर वाटर कॉज द orientations of the chains and hydrophilic radicals to the outside of the molecules, while the hydrophobic chains are uh, radicals tend to react with each other within the molecules। मतलब कहने का ये है जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसमें दो टाइप की फॉर्म बनती है, दो टाइप की चेन बनती है। एक तो हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक।
जो हाइड्रोफिलिक बनती है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स के बाहर जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये एक प्रोटीन्स है, ये क्या है, एक प्रोटीन्स है, और ये जो मॉलिक्यूल जो इसके साथ अटैच्ड है ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो हाइड्रोफिलिक नेचर में क्या होता है कि प्रोटीन्स के चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड्स जो है वो अटैच्ड हो जाती है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स कैन डीनेचर्ड बाय एजेंट्स सच एज हीट, urea that cause the unfolding of the polypeptide chains without causing hydrolysis of peptide bonds। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डीनेचर्ड एजेंट्स होते हैं कि जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोटीन जो है अपनी फाइनल स्ट्रक्चर में होती है। आप देखोगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, अगर इसमें कोई भी क्या चीज डीनेचर्ड एजेंट डाला जाता है तो प्रोटीन अपनी फाइनल स्ट्रक्चर किस में आ जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाती है। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स को छोड़कर प्रोटीन में जितने भी बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो अपनी फाइनल स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। The denatured agent destroys secondary and tertiary structure without affecting the primary structure। वही मैंने बोला कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं और प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाती है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। If the denatured proteins turn on its native state after the denatured agent, it remove the process is called denature। अब उस प्रोटीन्स में जो हमने डीनेचर्ड एजेंट डाला था, अगर उस डीनेचर्ड एजेंट्स को रिमूव कर देते हैं तो प्रोटीन्स फिर दोबारा से क्या कर देता है, अपनी फाइनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। मतलब उस एजेंट्स को हटाते क्या होता है कि प्रोटीन्स अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपनी फाइनल टर्सरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीनेचुरेशन। तो दो प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन और दूसरा रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन प्रोसेस मतलब जब प्रोटीन अपनी फाइनल स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाए, और रीनेचुरेशन का मतलब जब प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपनी फाइनल स्ट्रक्चर में आ जाती है। और ये सब किसके द्वारा होती है, ये होते हैं तुम्हारा डीनेचरिंग एजेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। डीनेचरिंग एजेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं हीट, रेडिएशन और पीएच, और केमिकल एजेंट्स में क्या जाएंगे, केमिकल एजेंट्स में आ जाएंगे तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया है, डिटर्जेंट है, या और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कोगुलेशंस। कोगुलेशंस क्या होता है, व्हेन प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट दे फॉर्म इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स आर नोन एज कोगुलेशंस। मतलब जब प्रोटीन्स को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्रोटीन्स क्या बना देती है, मतलब वो डीनेचर्ड हो जाते हैं प्रोटीन्स हीट की प्रेजेंस में, और एक इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स बना देती है, मतलब एक इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना देती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा कोगुलेशंस। All the proteins are not heat coagulable, only a few like the albumins, globulins are heat। मतलब सारी की सारी प्रोटीन जो इस टाइप की प्रोसेस नहीं करती है, इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करती है, कुछ प्रोटीन्स करती है जैसे कि एल्बुलिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है, इस टाइप की प्रोटीन से करती है। नेक्स्ट होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब ये एक ऐसा पीएच पॉइंट होता है जिसमें प्रोटीन्स पर क्या होता है, ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब ये ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। अगर COOH में से H रिमूव हो जाता है तो क्या बनता है, COO नेगेटिव। और अमाइनो ग्रुप्स NH2 अगर ये क्या करता है, ये एक H पॉजिटिव गेन कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है NH3 पॉजिटिव। तो कहने की मतलब ये है कि अगर अमाइनो ग्रुप की संख्या ज्यादा है किसी अमाइनो एसिड पर, तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा,
और अगर क्या हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज्यादा हो तो उस पर ओवल नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पर क्या होता है कि किसी भी प्रोटीन्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर प्रेजेंट नेगेटिव आयंस की संख्या अमाइनो ग्रुप पर प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस की संख्या के बराबर होती है, जिससे कि ओवरऑल चार्ज होता है प्रोटीन्स का वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट दे रखा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स। द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज टेकन 110। मतलब एक अमाइनो एसिड का ऑन एन एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 110 डाल्टन होता है। अब किसी प्रोटीन्स में जितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उसमें मल्टीप्लाई कितने कर देंगे हम, 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलो किसी अमाइनो एसिड्स में कितने 20 किसी प्रोटीन चेन में 20 अमाइनो एसिड है और एक अमाइनो एसिड का कितना होता है, 110 डाल्टन होता है। तो उस पूरी प्रोटीन चेन का कितना हो जाएगा, 2 2 और डबल 2200 डाल्टन इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो किसी प्रोटीन्स में प्रेजेंट अमाइनो एसिड की संख्या में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली उस प्रोटीन का क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली प्रोटीन्स जो होती है वो क्या होती है, वो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन प्रोसेस होती है। इसी मॉडिफिकेशन प्रोसेस के बेस पर प्रोटीन जो होती है क्या होती है, वो अपनी 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। कोई भी प्रोटीन तब फंक्शन होगी जब वो अपनी 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। तो प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है इट अकर्स आफ्टर प्रोटीन हैज सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो ये कब होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, जब ये सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स में, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और ड्राइड प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ओनली 1 अमाइनो एसिड्स। मतलब ऐसी प्रोटीन्स का अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो एक अमाइनो एसिड मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं उनको हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें जो है क्या होता है, सिर्फ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स के अलावा और कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि कंजुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोटीन्स में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव प्रोटीन्स पार्ट एंड नॉन प्रोटीन्स पार्ट। अगर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का क्या किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो उसमें 2 चीजें निकलेंगी, एक तो प्रोटीन्स पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। जबकि जो सिंपल प्रोटीन्स होती है अगर उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या निकलेगा, सिर्फ उनमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट निकलेगा, अमाइनो एसिड निकलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्राइव्ड प्रोटीन्स, तो प्रोड्यूस फ्रॉम अदर प्रोटीन्स, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हारा ड्राइव्ड प्रोटीन जो है वो प्राइमरी और कंजुगेटेड जो प्रोटीन्स होती है उन्हीं के फॉर्म से ये ड्राइव्ड प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स कंपोज्ड किसके द्वारा, कंपोज्ड ओनली किसके द्वारा, अमाइनो एसिड के द्वारा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। और फाइब्रस प्रोटीन कैसी होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो है इनसॉल्युबल होती है। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है वो कैसी होती है, वो फंक्शंस प्ले करती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में काम नहीं करती और सॉल्युबल इन वाटर्स, ठीक है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है सॉल्युबल इन वाटर में जो है सॉल्युबल होती है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल है कोलेजन है, कैराटिन है,
एलिस्टीन है, ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन के हो जाएंगे। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, पेप्सिन। सेकंड जो है वो है तुम्हारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, दैट मीन्स जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड होता है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट इन सेल इंटरेक्शंस एंड इम्यून रेस्पॉन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सेल इंटरेक्शन के लिए और इम्यून रेस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और इसका रेस्पॉन्ड क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में रेस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा जो है वो है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स दैट मीन्स इसमें लाइपो का मतलब होता है लिपिड्स, मतलब वो प्रोटीन जो लिपिड के साथ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर करती है, ठीक है ना। इनका क्या काम होता है, इन्वॉल्व इन लिपिड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करती है लाइपोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लड लाइपोप्रोटीन्स। तो ब्लड लाइपोप्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स है जो लिपिड के साथ प्रोटीन्स अटैच रहती है। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है तुम्हारा कौन सा, थर्ड आ जाता है derived proteins, that means breakdown products of simple and conjugated proteins। जब सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो ड्राइव्ड प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी ड्राइव्ड और सेकेंडरी ड्राइव्ड। प्राइमरी ड्राइव्ड दैट मीन्स डायरेक्ट डिग्रेडेशन हो जाता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। और सेकेंडरी में क्या होते हैं, फर्दर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी में डायरेक्ट डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें प्रोटीएज कोगुलेटेड प्रोटीन्स इसके एग्जांपल हो जाते हैं। और सेकेंडरी में कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोटीओजेज और पेप्टोडेंस इसके सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स, जिसमें हमने एक एक एग्जांपल लिया है फाइब्रस प्रोटीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोलेजन, क्या एग्जांपल है इसका, कोलेजन है। तो कोलेजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन्स ऑफ मैमल्स दैट मेक अप about 25 to 33% of all the body proteins। कोलेजन जो होते हैं ये क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन्स है मैमल्स की बॉडी में, जो क्या बनाती है, जो पूरी जो ओवरऑल प्रोटीन्स होती हैं उनमें से 25 से 33% जो है कौन सी होती है, कोलेजन प्रोटीन्स होती है। उसके बाद करते हैं हम, इट इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी that in connective tissue such as tendons, cartilage and the organic matter of bones and the cornea of the eyes, ठीक है ना। ये एक प्रिंसिपल बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, कौन कौन से, टेंडन्स है, कार्टिकल्स है और बोन्स जो होती है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोन्स। और जो हमारी आंख का जो कॉर्निया जो बना होता है वो इन्हीं के द्वारा बना होता है। स्ट्रक्चरली द कोलेजन हेलिकल्स इज द यूनिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर to distinct from the alpha helix. It is left-handed and the has 3 amino acid residue per turns। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। दूसरा, इसके एक टन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक टन में 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टन का मतलब जब अगर हम डीएनए के केस में टन देखते हैं, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, आपने देखा होगा इस तरह की डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है 1 टन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, कोलेजन प्रोटीन्स के जो 1 टन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3 अमाइनो एसिड। Collagen are also called but is the distinct tertiary and the quaternary structure where the 3 separate polypeptide called in alpha helix chains are
सुपर ट्विस्टेड अबाउट ईच अदर, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें 33% ग्लाइसिन होता है, 11% एलेनाइन होता है और 21% प्रोलीन और अदर में क्या जाता है तुम्हारा 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन्स। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ये 3 अमाइनो एसिड की प्रेजेंस जो है ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्ट्रक्चरिंग द्वारा दिखा रखा है कि अमाइनो एसिड इस तरीके से क्या होते हैं, चेन में अटैच्ड होते हैं, जिगजैग फॉर्म में अटैच्ड होते हैं और ये क्या बना देते हैं, ठीक है ना। तीन ट्रिपल हेलिक्स हेलिकल होती है, मतलब पेप्टाइड्स की 3 चेन आपस में इस तरीके से अटैच्ड होती है और क्या बना देती है, ये फाइब्रस प्रोटीन्स बना देती है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमने किसका एग्जांपल लिया है, हीमोग्लोबिन का लिया है। हीमोग्लोबिन जो है क्या करती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और गैसेस ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें मिड में क्या होता है, आयरन Fe प्रेजेंट होता है और इसमें 2 टाइप की चेन होती है, एक अल्फा चेन और दूसरा बीटा चेन, ठीक है ना। अल्फा और बीटा चेन्स के द्वारा ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली जो हमारी ब्लड में गैसेस एक्सचेंज करने में। ये स्ट्रक्चर्स किसके द्वारा कंप्लीट होती है, ये स्ट्रक्चर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा, जो कि तुम्हारा नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस द्वारा फॉर्म होती है, इसके द्वारा ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना। कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल में क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे बताया किस किस के, कार्बोहाइड्रेट के और प्लस प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, एक्ट एज इंपोर्टेंट इंटीग्रल प्रोटीन्स इन वेरियस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें असिस्टिंग इन सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है ना। सेल से एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन आर द इम्पोर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है हमारी इम्यून सिस्टम में, दैट एक्ट एज एंटीबॉडीज, ठीक है ना। किसकी तरह काम करता है, एंटीबॉडीज की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटीजन, जो हमें एंटीजन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स आर also found in albumins and plasma, blood plasma। जो ऐसे प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कैसे होते हो, जो डिसॉल्व हो जाते हो, ठीक है ना, वो कौन से है तुम्हारा किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो एक एल्ब्यूमिन होता है या ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो ड्राइव प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, दे आर ड्राइव्ड, ठीक है ना। इसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो प्राइमरी से ड्राइव्ड होते हैं, फर्स्ट बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो तुम्हारा प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स में आ जाते हैं, और जो फर्दर ड्राइव्ड जो होते हैं, फर्दर बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन के टाइम पर पढ़ चुके थे इसके बारे में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हमने देखा प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, सेल सिग्नलिंग में, इम्यून में और अदर मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू बनाने में, कोलेजन्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही सब हमने यहाँ पे मेंशन किया है। मैनी प्रोटीन्स एक्ट एज ए कैटालिस्ट दैट एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऐसे प्रोटीन्स को क्या नाम दिया जाएगा, ऐसे प्रोटीन्स को नाम दिया जाएगा एंजाइम्स, ठीक है ना, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस कर देती है। ऐसे प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स बोल लेते हैं। द फाइब्रस प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस टिश्यू holdings in skeletal elements together like collagens which are structural unit of connective tissue। कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसको होल्ड करके रखती है, जिसमें कोलेजन है या कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट है द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है ना। ऐसी प्रोटीन जो तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होती है, वो क्या काम करती है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कैरीज करती हैं और क्या करती हैं, उनको इनहेरिटेंस करती हैं एक ट्रेट से दूसरे ट्रेट्स में। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर परफॉर्म ट्रांसपोर्ट फंक्शंस एंड रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी कंपाउंड्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड accumulate
inside the such higher concentration, ठीक है ना। कुछ जो हमारी मेम्ब्रेन जो होती है, बेसिकली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होती है, ठीक है ना। मतलब कुछ चीजों को जो है आने जाने के लिए परमिट करती है। तो प्रोटीन जो है इसमें क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, कंपाउंड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड जो है। नेक्स्ट है वेरियस प्रोटीन्स हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिसाइड कंट्रोलिंग अदर मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। कुछ बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो हमारे क्या करती हैं, ऐसे हार्मोन्स काम करती हैं, जैसे कि इंसुलिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लड प्लाज्मा हैज मल्टीपल सॉल्युबल प्रोटीन्स दैट कैन यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टॉक प्रोडक्शंस एंड सेवरल इंजरीज एंड ऑपरेशंस। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, इंजरीज या कोई ऑपरेशंस होता है उसमें क्या करते हैं, स्टॉक की तरह काम करते हैं, ठीक है, स्टॉक प्रोड्यूस, ठीक है ना। जो घाव जो होते हैं बेसिकली उनको ढकने का काम भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है क्या है, इसके प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी बीच बीच में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इन सबको पढ़ लेना। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप की वीडियोज जो है कंप्लीट सिलेबस के आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। और आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा हर एक कमेंट का। थैंक यू।